नमस्कार, मैं हूँ गेंदलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम बात करेंगे विशाल केलकर से। आम आदमी पार्टी ने विशाल केलकर को कोरबा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। विशाल केलकर कोरबा में एक समाज सेवी युवा के रूप में अपनी पहले से पहचान रखते हैं और फिर अब उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि समाज सेवा करते-करते वो राजनीति में कैसे आ गए? तो आइए बात करते हैं विशाल केलकर से। विशाल विशाल जी, आप तो एक युवा समाज सेवी के रूप में एक अच्छा मुकाम कोरबा में हासिल कर चुके हैं, आपकी अच्छी पहचान है। फिर एकाएक आप राजनीति की ओर कैसे मुड़ गए? हाँ जी। हर एक आदमी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। एक समय आता है जब उसके अंदर एक एनलाइटमेंट होता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। आई वॉज लाइक एन हैप्पी गो लकी गाय। पढ़ाई अच्छी हो रखी थी, घर परिवार में सब कुछ ठीक था और बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। तो समाज सेवा में मैं जो कर सकता था, अपने बचे हुए समय में अपने दोस्तों के साथ मिल करके उस काम को कर रहा था। लेकिन उसके बाद एक परिस्थिति ऐसी आई कि जब मैंने ये सोचा कि अब हम लोगों को कोरबा से निकलना चाहिए, क्योंकि कोरबा में आए दिन बिजली गोल होती थी, सड़कें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब अगर मुझे अपने परिवार को अच्छा फ्यूचर देना है या मुझे बिजनेस को भी एक्सपांड करना है तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मेरे परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आज से 15 साल पहले जब मेरे पिताजी रिटायर हुए थे तब मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा कोरबा छोड़ करके। 15 साल बाद उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परिवार में हर कोई विरोध में था। तो घर में रोज चर्चाएं होती थी। तो एक दिन मेरी माताजी ने मुझे कहा, तुम घर में लड़ना छोड़ करके बाहर जाके लड़ाई करो और जो चीजें खराब है ना उसको सुधारो। वो बात मुझे स्ट्राइक कर गई। उसके बाद से हम लोग सड़क पर उतर गए। सबसे पहले हम लोगों ने बिजली के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे यहाँ दिन में करीब 30-40 बार लाइट जाती थी। कोरबा जबकि ऊर्जा नगरी है, 30-40 बार लाइट जाती थी। हम लोगों ने घर घर जाकर के सिग्नेचर अभियान चलाया और ऊपर तक लेटरबाजी की। परिणाम ये हुआ कि नियामक आयोग यहाँ पर आ गया और वो हमारे साथ पूरे कोरबा घूमा। उसके बाद उन लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं बताई कि किस तरीके से काम हो सकता है यहाँ पर। आज कोरबा पश्चिम की बिजली पहले से बहुत अच्छी है। जो हालात कोरबा पूर्व में है उससे तो काफी बहुत बहुत ही बेहतर स्थिति है वहाँ पर। उस समय आपने एक बड़ा अभियान चलाया था सड़कों को लेकर और आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था और पूरे देश में उसको देखा गया था। अम, उसके बारे में बताइए, क्या नारे थे आपके और वो क्या मूवमेंट था आपका? एक्चुअली तो जो पहले जो हमारा मूवमेंट चालू हुआ था वो ऐसा सोशल सर्विस के जैसा ही चालू था। तो जो मेरे मित्र थे जितने भी, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास लेबर है, किसी ने कुछ फंडिंग कर दी, तो हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि जो सड़कें खराब है, गोपालपुर से लेकर के कोरबा आने तक की पूरी सड़क 15 एक सालों से मतलब खराब ही है, जर्जर स्थिति में थी और रेगुलर एक्सीडेंट होते थे वहां पर। तो हम लोगों ने उसको खुद के पैसों से रिपेयर करना चालू किया। तो जो गिट्टी मिट्टी सीमेंट जो भी हम लोग कर सकते थे, अपना अपना जितना कैपेसिटी थे उसमें हम लोगों ने उसको करना चालू किया। लेकिन करते करते हमको ये समझ में आया कि घर के पैसों से या घर को जला करके मैं इस शहर को रोशन नहीं कर पाऊंगा। तब हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम में घुस करके देखा जाए। और सिस्टम में तो इतने पैसे आ रहे हैं, 1100 करोड़ का नगर निगम का बजट है कोरबा का, फिर भी एक सड़क नहीं बन पाती, इसका क्या वजह है? तो सिस्टम में घुस के देते हैं देखते हैं, और राजनीति ही उसका एक तरीका हो सकता है। तो हम लोगों ने उसमें घुसने की कोशिश की। पिछले बार इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। उसके बाद इलेक्शन खत्म हो गया, 5,000 के करीब लोगों ने मुझे वोट भी किए, अच्छा लोगों का सहयोग था। इलेक्शन के बाद भी जब सड़कों की हालत ऐसी ही रही तो हम लोगों ने एक जन जागरूकता का अभियान चलाया। इसमें मैं और मेरे साथी सड़क पर खड़े होते थे। हम लोग वहां पर म्यूजिक सिस्टम ड्रम वगैरह सब लेकर के जाते थे और हम लोगों ने एक जिंगल जैसा बनाया कि 500 में बिक जाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे, 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे, दरी में बिक जाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे, बर्तन में बिक जाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे। अब कोरबा का जो चुनाव है उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पिछले कई चुनावों में इस तरह की व्यवस्था चली है कि एक सीरियल नंबर वाले 10 के नोट दिए जाते हैं। वो हर एक मतदाता के घर पहुंचाए जाते हैं और वो अपने मुर्गे की दुकान में चला जाएगा और उस 10 के नोट को देगा तो उसको एक मुर्गा मिल जाता है। तो ये मतदाताओं को लुभाने की लालच देने का एक तरीका है। उसके अलावा रात के वक्त जा जा करके विभिन्न पार्टियां जो है 500-500 रुपए भी देती है। कई लोग अपने संस्थाओं के लिए दरी मांग लेते हैं, कुछ बर्तन मांग लेते हैं। कई जगह लोगों ने ढोलक तक मांगे हैं। तो इन सब से क्या हो सकता है? अगर आप ढोलक मांगेंगे तो 5 साल ढोलक ही बजाते रह जाएंगे।
आपको सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी जो एक सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तो ये जन जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाया, काफी सक्सेसफुल रहा। यूट्यूब, फेसबुक, इसमें करोड़ों लोगों ने देखा। विभिन्न चैनलों में भी चला है, आज तक में भी चला है, आपके यहाँ स्टार न्यूज, सभी जगह, इवन साउथ में भी चला है। और बाद में इसी प्रोग्राम को, जहां भाजपा की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में कांग्रेस वालों ने किया, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां पर भाजपा वालों ने किया। तो प्रोग्राम हमारा था, लेकिन कई लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। तो अच्छी बात है, जन जागरूकता की चीज है, इसलिए हम लोगों ने उसको ओपन प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया। तो अभी तो आप राजनीति में आ गए हैं और आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कोरबा में जो प्रत्याशी हैं, एक तो घोषित हो चुके हैं लखनलाल देवांगन भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वही चुनाव लड़ेंगे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल। जयसिंह अग्रवाल तीसरी बार लड़ेंगे। ये जब इस सिस्टम में काम हो रहा है क्षेत्र में, तो आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे? देखिए, दुष्यंत कुमार का एक शेर है, दुष्यंत कुमार जी का, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो। काम मुश्किल जरूर है, आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली और पंजाब में लोगों ने इनका काम देखा हुआ है। लोग ये जानते हैं कि पार्टी जो कहती है वो करती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी पार्टी में ज्यादातर ऐसे ही लोग जुड़े हैं जिनकी नीयत साफ है। आज अगर आप कोरबा में भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी देखेंगे, सभी की नीयत साफ है। यहाँ कोई भी पैसे कमाने के लिए नहीं आए, यहाँ कोई भी ठेकेदारी करने के लिए इस काम में नहीं उतरा है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं, कुछ कर के रखे हुए हैं, उसके बाद वो समाज को कुछ देने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। हम लोग निश्चित तौर पर नए हैं, लेकिन जनता ये जानती है कि आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्टी जो भी कह रही है उस काम को निश्चित तौर पे पूरा करेगी। और ये काम इस बार होके भी रहेगा। हम लोग गली गली, कूचे कूचे जा रहे हैं, 1 टू 1 लोगों से मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, हर कोई चाहता है कि एक बार परिवर्तन हो जाए। आम आदमी पार्टी ने अभी 10 घोषणाएं की हैं मतदाताओं के लिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो घोषणाएं भी कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए है, या प्रलोभन दिया जा रहा है मतदाताओं को? नहीं, वो देखिए, घोषणाएं नहीं है, ये गारंटी है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अभी गारंटी निकाली है। कोई भी राजनीतिक दल गारंटी नहीं निकालता। राजनीतिक दल जो होता है अपना चुनावी मैनिफेस्टो निकालता है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक खासियत है कि वो 9-10 ऐसी चीजें हैं, वो तो हमारी सरकार आएगी तो हो ही जाएगा। तो अभी सिर्फ उन गारंटियों के बारे में बताया गया है। जैसे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा, ये गारंटेड है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली गरीबों को, जिनको बहुत जरूरत है, उनको मुफ्त मिलेगी, ये निश्चित है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री और अच्छी हो जाएंगी, ये निश्चित है। ऐसी चीजें हम लोगों ने गारंटी में दी है कि सरकार आपने लाई और ये काम हो जाएगा। उसके लिए हमको सोच विचार करके बैठक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे सिस्टम है जिसकी वजह से दिल्ली और पंजाब में ये सब फ्री करते हुए भी हमारी सरकारें प्रॉफिट में चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत निगेटिव में है वहाँ कहीं पर भी। तो ऐसे सिस्टम है, तो हमारी सरकारें जैसे ही आएंगी ये काम हो जाएगा। ये तो हो गई प्रदेश स्तर की बात। प्रदेश के लिए गारंटी है, प्रदेश के लिए मतलब कोरबा के नागरिकों के लिए भी ये गारंटी है। आप कोरबा में ऐसी कौन सी समस्याएं देखते हैं जिनको मुद्दा बनाकर चुनाव में जाएंगे? देखिए, कोरबा में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, अगर आप देखते हैं कि पिछले 10-15 सालों से कोरबा जो है वो बाकी सभी जगहों से कटा हुआ था। अभी हमारे काफी आंदोलनों के बाद ये सारी चीजें तो थोड़ी बहुत सुधरी हैं, लेकिन फिर भी काफी सुधार की गुंजाइश है। कुछ सड़कें जो हैं वो ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी गुंजाइश है जिससे कोरबा को बाकी जगहों से जोड़ा जा सके। दूसरी और सबसे मुश्किल बात जो है यहाँ पर, वो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। आज स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत इतनी खराब है, जिला अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि मेरे पिताजी, उनकी उम्र 78 साल है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी इनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ लेकर के जाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न हमको यही आता है कि मैं कहाँ लेकर के जाऊं इनको। हमारे पास एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसके भरोसे में हम लोग रह सकें। तो सबसे पहला तो हमारा काम यही होगा कि अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम सबसे पहले इस जिला अस्पताल को विश्व स्तरीय बनाएंगे। यहाँ पर सभी तरीके की बीमारियों का इलाज होगा और गरीबियों के लिए तो बिल्कुल मुफ्त में होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बेरोजगारी की दर काफी हाई है। जो भी बच्चे यहाँ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। तो बेरोजगारी पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। रोजगार के काफी साधन यहाँ उपलब्ध है और नए साधन डेवलप किए जा सकते हैं। आदमी के पास विजन होना चाहिए कि किस तरीके से नए साधन डेवलप किए जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ रोजगार ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं।
ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से करेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे प्रदूषण का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहता है। उस दिशा में किस तरह की कोशिश अब तक हुई है और आगे कैसी कोशिश हो सकती है? प्रदूषण पे तो मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक दल ने काम किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि शायद सभी राजनीतिक दल कहीं न कहीं इन संस्थानों से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर ऐश डाइक बिल्कुल नजदीक है। मैंने देखा है लोगों की थालियों तक में राखड़ आ जाती है। किस तरीके से जीते हैं वो बेचारे, वो उनको ही समझना है। और आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने काम नहीं किया है उस पे। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र है, प्रदूषण होगा, हो सकता है बाकी जगहों से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन किस तरीके से कम किया जा सकता है इस पे भी विचार किया जा सकता है। जैसे स्मॉग टावर की यहाँ बात हुई थी कि लगेंगे, 10 सालों से शायद पेपर में ही है, क्यों नहीं लग पाए? पैसा भी आ गया होगा, दूसरी जगह खर्च भी हो गया होगा, स्मॉग टावर नहीं लग पाए। उसके अलावा जो सड़कों की वजह से प्रदूषण हो रहा है, सड़क में राखड़ को खुला लेकर के दौड़ते हुए वाहन घूम रहे हैं, कोयले के वाहन खुले में घूम रहे हैं, उसके पीछे चलने वाला बाइक वाला किस तरीके से अपने घर पहुंचता है वो उसको खुद पता है। उसके अंतरात्मा से पूछे किस तरीके से चल रहा है। इस तरीके की चीजों को उपयोग करके सही ढंग से अगर देखा जाए तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है इन सब पे काम। जिन सड़कों को लेकर आपने आंदोलन जैसा चलाया था, आज उन सड़कों की कैसी स्थिति तो कोरबा पश्चिम की बात करूं तो जो दर्री डैम से लेकर गोपालपुर तक की जो सड़क थी, मुख्य सड़क, वो तो मजबूरी में इन्हें टेंडर निकाल करके उसका काम करवाना पड़ा। और वो सड़क ऑलमोस्ट रेडी है, तो उस क्षेत्र के निवासियों को तो फायदा मिला है। लेकिन डीएमएफ के मत से अगर आप देखेंगे तो कोरबा शहर के अंदर हर रोज कोई ना कोई सड़क पे काम चलता रहता है। उसके बावजूद भी जो है दूसरे तीसरे रोज में वो सड़क उखड़ जाती है। तो कुल मिलाकर के सड़क के नाम पर पैसों का बंदरबाट हो जाता है। अगर आज भी आप जाएंगे तो महाराणा प्रताप चौक के पास एक बड़ा गड्ढा है, उसपे अभी मिट्टी मुरम कुछ तो भी डाला जा रहा है। तो ये पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। सड़कों की हालत तो अभी भी बहुत खराब है। इंटीरियर इलाकों में जाएंगे, जैसे हम साडा कॉलोनी, रविशंकर नगर, इस तरफ जाएंगे तो 5-5 7-7 सालों तक तो वहाँ सड़कें बनती ही नहीं है। बहुत ही हालत खराब है, सड़कों को बनाना बहुत जरूरी है? अभी बातचीत में ये बात आई थी कि ये मतदाता को प्रलोभित करते हैं बाकी प्रत्याशी, और मतदाताओं की मान लीजिए इस तरह की आदत हो गई है, उनकी अपेक्षाएं इस तरह की है, तो मतदाताओं को साधने के लिए आपके पास क्या उपाय रहेगा आपकी गारंटी के अलावे? है। देखिए, एक बात को ये कह देना कि मतदाताओं को प्रलोभन देते हैं और मतदाता उनके साथ हो जाते हैं, इससे पहले मतदाता के पास विकल्प भी क्या था? अगर 2 या 3 राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती थी तो हर एक का उम्मीदवार कुछ ना कुछ लेकर के पहुंचता था। तो मतदाता के पास तो कोई विकल्प नहीं था, वो सबसे लेते थे और किसी एक को दे देते थे या बांट लेते थे वोटों को भी। इस तरीके का भी मैंने सुना है कि मतदाता कहता था हमारे परिवार में 6 वोट है, 3 जगह से आया है बाबू, तो 2 ओला दे हूँ, 2 एला दे हूँ और 2 तोला भी दे दो, चलता है, कुछ नहीं देते तो आदमी ठीक है तो तोला भी दे दे। लेकिन अभी विकल्प है। अब लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी ये सब काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी आप जिता के दो हमें, हमारी सरकार लेकर के जाओ, उसके बाद हक से अपनी चीजों को लो। ये सारा जो हम देते हैं ये उनका हक है। एक गरीब का हक है कि उसको फ्री में बिजली मिले, एक गरीब का हक है कि उसको शिक्षा फ्री में मिले, एक गरीब का हक है कि उसके स्वास्थ्य सुविधा का सरकार ध्यान रखे। देखिए, जिनको ईश्वर ने नहीं दिया उनके लिए सरकारें हैं, लेकिन होता क्या है, जिनको ईश्वर ने ज्यादा दिया सरकार उन्हीं के लिए काम करती है। हमारी सरकार आएगी तो उनके लिए काम करेगी जिनके लिए जरूरत है। ये आपने बड़ी बात कह दी कि जिनको ईश्वर ने दिया है सरकार भी उन्हीं को देती है, और ईश्वर जिनको नहीं दे रखा है उनको सरकार भी नहीं देती है। अ, ये एक बड़ा अंतर आपने बताया, अंतर विरोध है ये राजनीति का, सत्ता का। तो इसके विकल्प के रूप में क्या आम आदमी पार्टी ही अकेली है या और भी कोई दल आपकी नजर में है? फिलहाल तो आम आदमी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। और देखा देखिए अगर दूसरे दल भी सुधरते हैं तो अच्छी बात है। राजनीति में शुचिता आना भी बहुत जरूरी है। देखिए, गुजरात में जब चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी जी को एक स्कूल में जाकर के फोटो खिंचाने पड़ती थी। तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आम आदमी पार्टी ने ही चेंज किया है ना। इससे पहले तो धर्म जाति इनके नाम पर चुनाव होते थे, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी को एक स्कूल में जाके फोटो खिंचाने पड़ा। तो क्या ये माना जाए कि इंजीनियर विशाल केलकर भी अपने स्कूल में और कॉलेज में जाकर फोटो खिंचवाएंगे? लकीली मुझे, अभी मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ कक्षा 8वीं तक। तो हमारे स्कूल का एक गेट टुगेदर था 2 दिनों पहले।
तो मुझे वहां जाने का मौका मिला और मैंने अपने पुराने सहपाठी गुरुजनों से मुलाकात की। बाकी अपने स्कूलों में मैं जाता रहता हूँ, जो विद्युत गृह क्रमांक 2 में मैं पढ़ा हूँ वहां मैं जाता रहता हूँ। पावर हाउस के पास एक स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर, 5वीं तक मैं वहां पढ़ा हूँ, तो वहां पर भी मेरा बीच बीच में जाना हुआ है। निर्मला में मेरी पैदाइश है। निर्मला का जो मेडिकल की फैसिलिटी थी उस समय, मेरी पैदाइश वहाँ की है। तो निर्मला स्कूल में मैं बहुत पहले एक बार गया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ क्लास 1 तक ही पढ़ा था, उसके बाद मैं सरस्वती में आ गया था, तो काफी पहले मैं एक बार बस गया हूँ वहाँ पर। तो अच्छा लगता है अपने स्कूल में जाना, अपने गुरुजनों से मिलना, और निश्चित तौर पे कभी मुझे मौका मिला तो अपने स्कूलों के लिए कुछ करूंगा भी। अभी आप तो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। चुनावी रणनीति आपकी कैसी है? अभी आप क्या कर रहे हैं मतदाताओं तक जाने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए? देखिए, चुनावी रणनीति हमारे यहाँ जो आम आदमी पार्टी में संदीप पाठक जी हैं और उनकी टीम है, वही तैयार करती है। उसके अलावा प्रत्याशी भी अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करता है। वी आर ऑल्सो एजुकेटेड पीपल, तो हमें भी पता है किस तरीके से मतदाताओं तक पहुंचना है। वी हैव आवर ओन स्ट्रेटेजी, वो आपको थोड़ा समय आने पे पता चलेगी, बट मेनली वी आर फोकस्ड इनटू वन टू वन, और मैन टू मैन हम लोग जाएंगे और लोगों तक बात करेंगे। कोरबा की खासकर मैं बात करूं या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो मतदाता इतने जल्दी ओपन नहीं होता है यहाँ पर कि क्या करने वाला है। तो मैन टू मैन जाने से ही हमें समझ में आएगा कि क्या उनके अंदर है। कोरबा औद्योगिक शहर है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी काफी तादाद में हैं। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या अशिक्षित हैं, आदिवासी जिला है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शिक्षा कम है या जिनकी शिक्षा नहीं भी है और वो यहाँ पर शहर में भी आके काम धाम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षित वर्ग जो है वो आपके साथ तो आएगा, और ये बाकी लोग जो हैं इनको लेने के लिए, आप साथ लेने के लिए कैसा उपाय करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षित आदमी के साथ सिर्फ शिक्षित वर्ग आएगा। लोग विजन देखना चाहते हैं कि इस आदमी का क्या विजन है, जो भी प्रत्याशी है उसका क्या विजन है, क्या बैकग्राउंड है, दोनों चीजें देखते हैं लोग। तो शिक्षित वर्ग तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हमको साथ मिलना चाहिए उनका। लेकिन उसमें एक चीज और है, मैंने काफी सारे शिक्षित लोगों से बात की है, तो उनका भी एक ये रहता है कि जो अनएजुकेटेड हैं उनको मैं कैसे समझाऊंगा, हो सकता है वो किसी प्रलोभन में आ जाए। मेरा एक ही कहना है कि जैसे पावर प्लांट में काम चल रहा है, 5 साल तक अगर इंजीनियर अपने किसी लेबर को कोई काम बोलता है पर डे, तो वो करता है ना। तो अगर वो उनको ये समझाने की कोशिश करेगा, भाई इस बार थोड़ा परिवर्तन करके देखो, एक एजुकेटेड आदमी को सिस्टम में ला के देखो, तो क्यों नहीं समझेगा? निश्चित तौर पे समझेगा। हमारे घर में काम करने वाले लोग आते हैं, 5 साल हमारी बात सुनते हैं, इस बात को क्यों नहीं सुनेंगे? वो लोग भी चाहते हैं कि उनके अंदर चेंज हो। वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे हमारे जैसे पढ़े लिखे और उन बस्तियों से निकलकर अच्छे घरों में जाएं। चाहत उनकी भी है, लेकिन उनको क्या है, विकल्प नहीं मिल रहा था अभी तक। उनको रास्ता नहीं दिख रहा था। इस बार आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी ये रास्ता उनको दिखा चुकी है। दिल्ली में चेंजेस हुए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल से 1200 बच्चे इस साल जेईई और मेडिकल के टेस्ट में पास हुए हैं। किसी भी जगह इतने बच्चे पास नहीं हुए सरकारी स्कूल से। तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो अमीरी गरीबी के फर्क को मिटा सकती है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने तो गरीब बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तो वो आपको क्या लगता है, 2-3 साल तो हो गए इसको चलाते हुए, वहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या स्तर है वहाँ पे, और क्या आप क्या सोचते हैं उसको लेकर कि क्या रिजल्ट देगा वो स्कूल? देखिए, पहली बात तो है कि जो भी इन्होंने किया है वो दिल्ली मॉडल को देख करके ही यहाँ पर स्कूल चालू किए। अच्छी बात है, यहाँ पर भी शिक्षा का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए और स्तर सुधरना चाहिए। बट कॉपी पेस्ट ही होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल में 1283 बच्चे जेई और मेडिकल में पास हुए, और हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 40 बच्चे निकले। आपने स्कूल ठीक है आत्मानंद कर दिए, लेकिन शिक्षकों का स्तर भी उस तरीके से करना पड़ेगा। दिल्ली में जब पहली बार स्कूलों पे काम चालू हुआ था, तो काफी सारे टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था कि वहाँ किस तरीके से एजुकेशन होता है। बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई गई थी। उनके वहाँ पर क्लासेस होती थी एंटरप्रेन्योरशिप पे स्पेशली। तो बच्चों का सोचने का तरीके में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, तब जाकर के ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, ठीक है, हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी नीयत से काम करेंगे, और बच्चों और शिक्षकों दोनों की सोच में ही पूरा परिवर्तन करेंगे। अभी तक तो छत्तीसगढ़ के मतदाता दो ही दलों में बटे रहे हैं। तीसरा विकल्प उनके सामने, बड़ा मजबूत विकल्प उभर कर कभी आया नहीं। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में लोगों का विश्वास
अर्जित करने में सफल रहेगी इस चुनाव में? हाँ, निश्चित तौर पे हमारे देखिए जब 2-3 साल पहले मैंने काम चालू किया था तो मुझे भी लगता था कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, कैसे होगा? लेकिन जब मैं गाँव-गाँव में गया, मुझे पहले कोरबा जिला दिया गया था, पाली मेरा फ़ोकस विधानसभा था। तो पाली तो बहुत ही इंटीरियर एरिया में भी मैं गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को हर कोई जानता है और दिल्ली में उनके किए हुए कामों को भी हर कोई जानता है। बाद में पंजाब में सरकार आई और जिस तरीके से पंजाब में 1 साल के अंदर काम हुए, लोगों का विश्वास बढ़ गया। और गाँव-गाँव इंटीरियर में भी जब से स्मार्टफ़ोन आए हैं, लोग अवेयर तो हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो लोगों का भरोसा है हम पर, लोग हमारे साथ में हैं और निश्चित तौर पे इस बार आम आदमी पार्टी का साथ देंगे लोग। यहाँ पर कुछ और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो भी चुनाव मैदान में आएंगे, जैसे बसपा हो गया या यहाँ पे लोकल जोगी कांग्रेस जिसको बोलते हैं हम, वो है और भी कुछ पार्टियां हैं। तो क्या इनमें से किसी के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनाव में समझौता भी कर सकती है? और कोरबा में क्या लगता है आपको कि कोरबा में ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, फिलहाल तो ऐसे कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है। मैंने कहीं सुना भी नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। सभी राजनीतिक दल स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। निश्चित तौर पे लोकतंत्र है, वो लोग को लड़ना चाहिए चुनाव। एक बात कांग्रेस के लोग, जब से आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तब से एक बात प्रचारित करना शुरू किया है कि आम आदमी पार्टी तो भाजपा की बी टीम बन गई है। वो गुजरात का उदाहरण देते हैं, साहब देखिए गुजरात में उन्होंने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को, हमारा वोट काट लिया, हमारी सीटें कम हो गई। तो क्या लगता है, कांग्रेस का आरोप सही है? कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहने के लिए कुछ है नहीं। तो अगर आप किसी भाजपा वाले के पास जाएंगे तो वो कहेगा ये कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस वाले के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि ये भाजपा की बी टीम है। इसके अलावा तो ये कुछ बोल ही नहीं सकते ना हमारे लिए। तो बोलने दीजिए, बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे 90 सीटों पे लड़ने वाले हैं। केजरीवाल जी का कोरबा प्रवास भी संभावित है क्या? हाँ, निश्चित तौर पे संभावित है, वो भी आएंगे, भगवंत मान जी भी आएंगे, गोपाल राय जी भी आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ आने की कोशिश करेंगे और जनता तक सीधा संवाद करने की कोशिश करेंगे। कोरबा के रिजल्ट के बारे में बताइए। भाजपा दूसरे नंबर पे रहेगी या कांग्रेस? तीसरे नंबर पे कौन? हम पहले नंबर के बारे में जानते हैं, आम आदमी पार्टी पहले नंबर पे रहेगी। बाकी वो लोग डिसाइड कर लें उनको कहाँ रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। आप थे विशाल केलकर, आम आदमी पार्टी के कोरबा विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी। आपने उनकी बात सुनी, उन्हें क्षेत्र की चिंता है, क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है, उनके निराकरण को लेकर उनकी इच्छा भी है। सवाल यही है कि उनको एक बार क्षेत्र की जनता मौका दे तो वो अपने इन योजनाओं को अमली जामा पहना सकेंगे। अ, गेंदलाल शुक्ल, छत्तीसगढ़ तक, कोरबा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें आप तो? आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है। हम पूरे 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी इस बार आम आदमी पार्टी की बनाने की कोशिश करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश देना चाहूंगा, एक बार परिवर्तन लाइए। हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा।